अ, अभी जो है देखिए, अभी एक तो आ रहा है कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि भैया हमारे पास यूएस डॉलर नहीं है, और यूएस डॉलर में हम कोई सौदा नहीं करेंगे, हॉर्मुज के पास से गुजरने भी नहीं देंगे, ये कह रहा है। और ये कहा कि दे आर एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस, ये वहां के आदमी बोल रहे हैं। फिर दूसरी एक और खबर आ रही है जो बड़ी भयावह है, कि एक तो हमला कर रहा है लगातार। अभी एकदम मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, ढेर सारा धुआं है और वगैरह वगैरह है ईरान के उन इलाकों में जो रेसिडेंशियल इलाके हैं। और अमेरिका पूरी तरह से जो है, ऐसा लग रहा है कि ईरान को खत्म कर देने पे तुला हुआ है। क्या कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स देशों की तरफ से गुहार लगाई है, गुहार ही कहा जाए उसको, कि ब्रिक्स देशों को आना चाहिए सामने। क्योंकि एक देश 22 दिन से लड़ रहा है, दोनों देशों से, अमेरिका से और इजराइल से, जिससे पूरी दुनिया थर्राती है, जिस अमेरिका से उससे लड़ रहा है। और लड़ रहा है और घुटने पे नहीं आया, ताकतवर तरीके से खड़ा है। 3,000 से ज्यादा लोग उसके मारे गए, उसके सारे लगभग बड़े नेता जितने थे वो सब साफ कर दिए गए, ढेर सारे कमांडर मार दिए गए, काफी नुकसान हुआ है ईरान का। बावजूद इसके वो कह रहा है कि ब्रिक्स के देशों को चुप नहीं बैठना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे? जी, सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग बचपन में कहा करते थे आज के दिन, या आज के दिन के पहले के दिन में, सबर करो सबर करो सबर बड़ी चीज है, आज रात को चांद दिखाया कल सवेरे ईद है। तो सब्र ईद का पहला संदेश है, सब्र। और फिर खुशी की चांद, लेकिन बारूदी धुआं से आकाश भर गया है और चांद घिर गया है। फिर भी मैं कहता हूं पूरी दुनिया को ईद मुबारक। ये बादल छंटेगा, खुशियां आएंगी। अभी जो हो रहा है पूरी दुनिया में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका की नीति को समझना होगा, ईरान की नीति को भी समझना होगा। विनय सर कह रहे थे अब्राहम लिंकन की परिभाषा डेमोक्रेसी के बारे में। 1764 में के आसपास अमेरिका, 1764 में ही अमेरिका ने अपनी क्रांति की, आजादी लाई, डेमोक्रेसी की स्थापना की। एक से एक प्रेसिडेंट वहां पर हुए। उनकी अपनी कई सीमाएं हैं, कई शक्तियां हैं, कई सूझबूझ है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या पहले विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका में दुनिया का दादा बनने की इच्छा जाग उठी। और इंग्लैंड के डेमोक्रेसी का तो आगे बढ़ने की कोशिश शक्ति लेकर आई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने, मैं फिर कहूं कि अमेरिका के समृद्ध होने में एटम बम की बहुत जबरदस्त भूमिका है। लोग सामान्यतः इस तरह की बात हम लोग नहीं करते हैं, और सबसे बड़ा दोषी दूसरे को ठहराते हैं। और भी हैं कई कारण हैं। आपने कहा कि एटम बम के खतरे हैं कि नहीं है। अभी ईरान पर जिस ढंग से युद्ध को थोपा गया है, और वो ब्रिक्स की बात कर रहा है, सही कह रहा है। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये थे ब्रिक। उसमें साउथ अफ्रीका आया तो हो गया ब्रिक्स। उसके बाद ब्रिक्स प्लस हुआ, जिसमें ईरान भी है और बहुत सारे देश हैं। तो ये लोग जब आए तो ब्रिक्स प्लस का था कि हमारा एक पैरेलल अपनी मुद्रा भी हो, और उसका युआन कह लीजिए, चाइना का जो इंटरेस्ट है, चाइनीज मुद्रा को, और डॉलर के हेजेमनी को तोड़ने की बात थी। क्योंकि डॉलर को जिस समय में बनाया, किस परिस्थिति में डॉलर को बनाया गया था मुद्राओं का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मानदंड, उन परिस्थितियों को भी याद करना चाहिए। और किस प्रकार निक्सन ने गोल्ड से इसको तोड़ दिया, डीलिंग कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रिक्स को, इसी के ब्रिक्स कोई नेटो नहीं है। ब्रिक्स कारोबारी समझौते के लिए है, कारोबार के लिए है, समृद्धि के लिए है,
और लगभग ग्लोबल साउथ का के हितों को, यानी कि जो हैव और हैव नॉट्स की जो बात है, जिसको हम लोग पहले विकासशील देश कहा करते थे, और उनके लिए उनकी नीतियों के आपस में साझेदारी और समझदारी के लिए ब्रिक्स का था। निश्चित रूप से इसमें मैं ब्रिक्स को बुलाना चाहिए, और पिछली बार, इस बार तो भारत की अध्यक्षता में है, तो बाय रोटेशन होता है, तो है बुलाना चाहिए और ये बात करनी चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन भारत तो हर वैश्विक संस्था में है, क्वाड में भी है, G7 में भी घुसता रहता है, मीटिंग मीटिंग में जाने की कोशिश करता है, इसमें तो है ही, सार्क में भी है। तो अब कहां कहां भारत करे, और कहीं अपनी उपस्थिति को सार्थक ढंग से लीड नहीं ले पाता है, सबसे बड़ी समस्या इसकी है। और जो SCO में भी, संघाई कॉपरेशन में भी है, तो कहीं उस ढंग से नहीं कर पाता है। और इस समय में आकर के, जिस समय में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो निरंतर ज्यों ज्यों समय बीतता गया, इनकी पोल पट्टी खुलती गई, और ये विश्वगुरु बनने के आत्ममुग्ध होते गए, और दुनिया समझ गई कि इनको थोड़ी सी प्रशंसा करने पर, थोड़े से फ्लैटरिंग पर ये जो है सो, और कुछ भी मानने के लिए, कहने के लिए तैयार हो जाते, अपने देश की वास्तविक परिस्थिति के साथ नहीं रहते हैं, अपने देश के लोगों की चिंता नहीं करते हैं। भारत की जितनी इकोनॉमी है, उससे बताएंगे विनय सर या सुनील सर कि उसके कितने, कई गुना संपत्ति मुद्रा में आके, तो कई गुना संपत्ति इस युद्ध में स्वाहा हो गए। ठीक है, आपने कहा कि इससे हो जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति है, ब्रिक्स की मीटिंग बुलाने से का मतलब ये नहीं है कि ईरान युद्धबंदी के लिए रो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेटो के लिए तो बोल ही रहे थे, नेटो के देश ने इनका सहयोग नहीं किया, तो क्या ये बहुत कमजोर हो गए तो स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस इंटरप्रिटेशन पर मत जाइए, लेकिन ईरान की ये जायज मांग है कि ब्रिक्स की मीटिंग होनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा मामला इस बार एशिया पर फूटने जा रहा है बम। और यह भी सच है कि जिस बहादुरी के साथ ईरान ने जवाब दिया है आत्मरक्षा में, वो काबिल तारीफ है। हम, यह बात जरूर है कि ईरान की बहुत सारी चीजों से हमारी असहमति हो सकती है, उनकी शासन व्यवस्था से भी हमारी असहमति हो सकती है, बौद्धिक, लेकिन ये वहां के लोगों का फैसला है कि उनको कैसा शासन चाहिए, किस तरह का शासन चाहिए। और अमेरिका जो इस बात को फैला रहा था कि नहीं, अवाम वहां का इस शासन के खिलाफ है, वो सारी बातें गलत साबित हुई। अवाम पूरा का पूरा साथ है, बिना अवाम को साथ लिए इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था, इतने दिन तक नहीं टिक सकते थे। लेकिन अभी युद्ध बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, हर कोई स्ट्रेटेजी पे प्ले कर रहा है, और स्ट्रेटेजी ये है कि हर कोई दिखाना ये चाहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध कर रहे हैं। अब अमेरिका की स्थिति क्या, अब इजराइल में और अमेरिका में भी मतभेद की स्थिति दिखलाई जा रही है, और ईरान में भी। ईरान इस समय में क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि अमेरिका के वर्चस्व से पूरा का पूरा खाली निकल जाए, और ईरान के वर्चस्व को स्वीकार कर ले, जिस बात के लोग काफी डरते हैं। लेकिन ईरान के पीछे चीन खड़ा है, वो देखता है प्रतिदिन रूस को लाभ हो रहा है, रूस के सारे सैंक्शन हट गए, तो रूस चाहता है कि स्थिति बनी रहे। अब वो चाहते हैं कि ईरान से भी ले लो। अब हरमुज पर वो टॉल लगाया है, इसको हम लोग देते हैं ना, टॉल गाड़ी ले जाते हैं, तो उस प्रकार से टैक्स लगा दिया। जापान ने अपना ले भी लिया है शायद, और भारत क्या करेगा? नहीं, भारत अभी निगोशिएट कर रहा है। तो तमाम तरह की स्थितियां हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन ईरान ने जो डियोगार्सिया पर जो अटैक हुआ, उसका हालांकि नहीं गिरा, इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन 4000 किलोमीटर का जो उसने अपना पराक्रम दिखलाया है, उससे सभी हिले हुए हैं। सभी दूसरे देशों की चिंता करते हैं, भारत की चिंता नहीं करते हैं। अगर 4000 किलोमीटर के रेंज में भारत भी है सर, आपका बॉम्बे भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि युद्ध एक भयानक दिशा को मोड़ ले रहा है, और एक शासक में शेर और लोमड़ी दोनों ही शामिल रहते हैं। अमेरिका कभी लोमड़ी की तरह व्यवहार करता है, कभी शेर की तरह दहाड़ता है, और दोनों में एक्सपोज हो जाता है। इतनी आसानी से अपने वर्चस्व को अमेरिका जाने देगा, मुझे नहीं यकीन हो रहा है। इसीलिए जिस शक्ति के बल पर उसने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम किया था,
कहीं उसी वर्चस्व, उसी शक्ति के इस्तेमाल से वर्चस्व को बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल करने की बात न सोच रहा हो, तो क्या हम किसी परमाणु युद्ध के, परमाणु के आमने सामने खड़े हैं? इस समय में भारत सरकार को नहीं, दुनिया की तमाम सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सभी लगभग डिफंक्ट हो चुकी है अमेरिका के या तो दबाव में या प्रभाव में। तो ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है? और डेमोक्रेसी तो कब की विदा हो चुकी है। अमेरिका ने जब आया था, जब सोवियत संघ की उपस्थिति के कारण ही ये डेमोक्रेसी की बात ये करते थे। आज ये बात खुलकर कर सकता हूं मैं। सोवियत संघ के जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे उसी के साथ ही इनके यहाँ चलाया लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमेशा लिबरल होती है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी का लाया और ये कहा कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां विकास नहीं हो सकता, वहां डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट को ह्यूमन इंडेक्स से जोड़ा जाता है। मुझे याद है शायद 2005 में मैंने एक लेख लिखा था, इसमें चर्चा की थी। यूएनडीपी में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट उनका जो पब्लिकेशन होता है, उसका जो एनुअल रिपोर्ट्स आते थे, इसमें अमर सेन और मोहम्मद यूनुस मिलकर निकालते थे। उस पर लिखा था कि दुनिया इतनी आजाद कभी नहीं थी और न इतनी अन्यायपूर्ण, यानी आजादी को अन्याय से भी जोड़ दिया गया, समृद्धि और स्वतंत्रता को एक दूसरे के व्यतिक्रम में रखा गया। समृद्धि अगर बढ़ती है तो स्वतंत्रता आपको स्थगित करना होगा, स्वतंत्रता चाहिए तो समृद्धि को बलिदान करना होगा। इस तरह की कई बातें थी। आज अमेरिका खुलकर सामने आ गया, उसको किसी डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। विनय सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वहां जो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, अमेरिकी स्वार्थ के साथ दोनों एक हो जाते हैं। और एक बात मैं अंतिम ये कह रहा हूं कि देखिए, डेमोक्रेसी इसलिए आई थी कि दुनिया में कोई भी धर्म हो, उसके पन्ने युद्धों की कहानियों से भरे पड़े हैं। बिना युद्ध के, बिना संग्राम के किसी धर्म की कथा पूरी नहीं होती है। हमारे यहाँ देखिए, लड़ाइयों का इतिहास ही है और वही धार्मिक कथा बन गई। डेमोक्रेसी जब आई तो ये किया गया कि नहीं, सत्ता का हस्तांतरण के लिए युद्ध या रक्त नहीं बहना चाहिए, रक्त बहे बिना व्यवस्था होनी चाहिए, शासन होना चाहिए। शासन का स्वरूप भी शक्ति से नहीं, सहमति से, सहअस्तित्व की भावना से और विवेक से शासन के सूत्र को संचालित होना चाहिए। लेकिन ये सब अगर स्थगित हो गए हैं तो युद्ध अवश्यंभावी है और मानवता रौंदी जाएगी, जो रौंदी जा रही है। कि तमाम दुनिया की तमाम सरकारों को मनुष्य की चिंता नहीं है। मैं फिर कहूं कि जो ऑर्गेनिक ह्यूमनिज्म है वो आज डेंजर में है। प्रकृति के साथ मनुष्य का तादाद डेंजर में है। कुछ लोग देवता बन जाने के चक्कर में पूरी मनुष्यता पर आघात पहुंचा रहे हैं। ये सिविलाइजेशनल कर्व है।